जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में अध्ययन करने जा रहे हैं। इकाई 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन। लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम है अज्ञेय। इनका जन्म सन है 1911 और निधन 1987। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया यानी कुशीनगर में हुआ था। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तकम का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन सारांश। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। बाहर घूमना मिलना भी छोड़ दिया क्योंकि उसके पास देशी कपड़े अधिक नहीं थे। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन में इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। उसे विदेशी लोगों और विदेशी वस्तुओं के प्रति मन में घृणा थी। एक दिन मिट्टी का तेल डालकर उसने घर के सभी विदेशी कपड़ों में आग लगा दी। उसके घर में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था। उनके पिता उसके भाई से अंग्रेजी में ही बात करते थे। वह अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसे विदेशी भाषा अंग्रेजी में कोई रुचि नहीं थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उसने एक नाटक लिखना प्रारंभ किया, जिसका विषय था एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं। एक बार वह अपने पिता के साथ किसी दौरे पर गया। बांकीपुर स्टेशन पर एक अंग्रेजी बालक उससे कुछ अंग्रेजी में प्रश्न करता है, जिसका वह उत्तर नहीं देता है। इस पर पिता बहुत गुस्सा होते हैं और उसे डांटते हैं। ये बार हमने देखा कि किस तरह से शेखर के बचपन की एक छोटी सी घटना का हमारे सामने वर्णन किया गया है कि घर में अंग्रेजी का ही बोलबाला है, लेकिन फिर भी इनके मन में अंग्रेजी के प्रति घृणा और राष्ट्रीय भाषा के प्रति प्रेम भाव जागता है। कैसे वह अपने देशी कपड़ों का स्वीकार करते हैं और विदेशी कपड़ों को जला देते हैं। अब हम इसे विस्तार से समझने के लिए पाठ का अध्ययन करेंगे। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी,
लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपें लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला और आग लगा दी। मिट्टी का तेल उसने लैंप से इसलिए लिया था क्योंकि तेल का जो पीपा होता था वह नौकरों के पास रहता था और नौकरों के पास जाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कहे कि उन्हें तेल किस लिए चाहिए। इसलिए उन्होंने लैंप लेकर उसमें से मिट्टी का तेल निकाला, पर घर के सारे विदेशी कपड़े जला दिए। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी ही देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शेषव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। यानी यहाँ उस छोटे से बालक में जब देशीपन आया, जब उसे भी असहयोग आंदोलन जो आज उस समय चल रहा था, उस आंदोलन से प्रेरणा मिली। उसने भी घर के सभी विदेशी कपड़े जला दिए और तो और उसे घर में भी अंग्रेजी ही बोलने के लिए कहा गया था, तो भी उसने हिंदी शुरू किया। और हमारे सामने यह भी बताया गया है कि शैशव अवस्था से यानी बचपन से ही उसे अंग्रेजी सिखाई जाती थी। उसकी आया ईसाई रखी गई थी। उसका गुरु वह भी एक अमेरिकन मिशनरी था, ताकि शेखर को पूरी तरह से अंग्रेजी आए। तब शेखर को ये ज्ञात हुआ कि जो भाषा पहले सीखते हैं, अगर वही मातृभाषा है, तो शेखर ने तो अंग्रेजी सीखी है और वह अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा कभी मान नहीं सकता था। इसलिए फिर उसने खुद ही हिंदी पढ़ना आरंभ किया और धीरे धीरे अपनी आदतों में से, अपनी बोलचाल में से विदेशीपन को दूर करना शुरू कर दिया। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ा थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। यहाँ आगे दिखाया गया है कि अपने उस हिंदी के ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए, यानी शेखर अपने आप में भी ये चाहता था कि वह हिंदी सीख गया है, वह इस बात को सिद्ध कर सके, तो उसने एक नाटक लिखना शुरू किया और नाटक था एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है। और फिर उसका यह नाटक पूर्ण भी होता है। नाटक पूरा हुआ। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसे
उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब वहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा, उसका करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रौब में कहा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। और शेखर ने सुन लिया।